उचित नहीं होगा मित्रों। तो ये था पेपर 1 का एंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे पेपर 2 की। ठीक है, ओके। आइए पेपर 2 मित्रों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर और 16 से स्टार्ट हुआ था पेपर 2 में, ऑर्गेनिक, है ना। यहाँ पर एक सवाल देखेंगे मित्रों, ये एक ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है ना। उसमें उन्होंने उन्होंने अमाइनो एसिड दिया हुआ था, पेप्टाइड्स था, उसको उन्होंने किया था हाइड्रोलिसिस, और वहां पर शायद 5 डिफरेंट यूनिट वहां पर बना था। यहाँ पर उन्होंने एक ऑक्टा सेक्राइड्स लिया हुआ है और यहाँ पर वो 8 यूनिट्स बना रहे हैं। तो सिमिलर सवाल पहले भी आ चुका है ना, लोगों का ये सवाल किया हुआ है, बट वहां पर पेप्टाइड्स था, यहाँ पर सेक्राइड्स है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल पढ़े यहाँ पर, तो कह रहा है लीनियर ऑक्टासेक्राइड्स कंप्लीट उसका करा दिया गया है हाइड्रोलाइसिस। तो कह रहा है कि 3 मोनोसेक्राइड्स आपको मिला है, एक का नाम है राइबोज, दूसरे का नाम है डीऑक्सीराइबोज, और थर्ड वाला है मित्रों जिसका नाम है ग्लूकोज। आगे कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ डीऑक्सीराइबोज फॉर्म्ड इज इतना ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड इन द हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो वेट है कंपाउंड का, प्रोडक्ट का जो वेट है, उस टोटल वेट का 58.26% वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 डीऑक्सी राइबोज का है, और बाकी का जो बचा हुआ वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा राइबोज में और ग्लूकोज में। हाँ? तो हमसे वही कह रहे हैं कि आपको बताना है कि द नंबर ऑफ राइबोज यूनिट हाइड्रोलिसिस के बाद कितने राइबोज बनेंगे, ये हमें बताना है। यहाँ पर दोस्तों कहानी है ना। सबके मोलर मास यहाँ पर दे रखे हैं। राइबोज का 150 है, 2 डीऑक्सी राइबोज का 134 है, ग्लूकोज का 180 है। और यहाँ पर मतलब एडवांस के क्वेश्चंस से कभी शिकायत नहीं रहता है इन्फॉर्मेशन को लेकर के। बड़ा जेन्युइन एग्जाम है दोस्तों, बहुत जेन्युइन एग्जाम है। इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट देंगे वो। ठीक है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल, लेकिन आपको बता दें कि पहले अमीनो एसिड में सवाल आया था, वहां पर 5 हाइड्रोलिसिस करने के बाद 5 यूनिट्स वहां पर हो रहे थे जनरेट। तो सिमिलर सवाल यहाँ पर भी है। तो अगर वो सवाल किया हुआ है तो ये भी सवाल बिल्कुल देखा देखा सा है, बिल्कुल देखा देखा, लेकिन पहली बार करेगा थोड़ा सा वहां पर आपको सोचना पड़ सकता है। बट ये सवाल पहले भी आ चुका है, सिमिलर सवाल पहले आ चुका है। मित्रों ऑक्टासेक्राइड को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। ये साइक्लिक भी हो सकता था। लीनियर कहने का उनका मकसद ये है, एडवांस वाले जैसे कि हमने बताया कि बड़े जेन्युइन तरीके से बात करते हैं वो। मित्रों यहाँ पर लीनियर जो वर्ड जो यूज किया गया है, लीनियर वर्ड अगर नहीं बोलते हो तो हम साइक्लिक भी मान सकते थे। और आप साइक्लिक अगर मान लेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने के बाद हाँ 8 ही मिलेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराओगे तो 8 यूनिट ही आपको मिलेगा। लेकिन पानी का जो कंजम्पशन होगा साइक्लिक, अगर हम एसिड को कंसिडर कर किए होते तो वहां पर हाइड्रोलिसिस में 8H2 मॉलिक्यूल खर्च होगा, 7 खर्च नहीं होगा। इसलिए उन्होंने यहाँ पर लीनियर लिखा हुआ, लीनियर लिखा बहुत बढ़िया है यहाँ यूज है मित्रों। इसलिए लिनियर लिखा गया क्योंकि वहां पर आपको पता हो कि अगर लिनियर वाले हाइड्रोलाइज करेंगे तो 7 वाटर मॉलिक्यूल खर्च होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो है सेक्राइड बॉन्ड बनता है। जब सिगरेट्स का आपस में बनाते हैं, मोनोसाइड को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा ऐसा कंपाउंड बनता है। और इसको हम लोग जब हाइड्रोलाइज कराते हैं तो एक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करने में हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑक्टासेक्राइड है मित्रों। ऑक्टासेक्राइड कहने का मतलब ये है कि 8 मोनोसेक्राइड्स आपको मिलेंगे आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो एक मोनोसेक्राइड मिल रहा है मतलब कि 7 वाटर मॉलिक्यूल वहां पर ऐड होगा, मतलब 7 टाइम आपको वहां पर हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो जाकर के 8 मोनोसेक्राइड्स वहां पर जनरेट होगा। लेकिन वही आप लीनियर नहीं कंसीडर किए होते, साइक्लिक कंसीडर किए होते, तो वहां पर 8 वाटर मॉलिक्यूल का कंजम्पशन होगा और हाइड्रोलिसिस के बाद 8 ही प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। इसलिए लीनियर यहाँ पर जो लिखा गया है उसका एक बढ़िया मतलब निकल करके आया है। ओके, तो मित्र यहाँ पर कह रहे हैं वो कि हमारे पास ऑक्टासेक्राइड था और इस ऑक्टासेक्राइड को आपने कर दिया है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ऑक्टासेक्राइड से दोस्तों, है ना, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस तो आपको 7 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर कंज्यूम होता हुआ दिखाई देगा। और 7 वाटर मॉलिक्यूल जब कंज्यूम होंगे तो यहाँ पर कहा गया है मित्रों कि आपको राइबोज मिल रहा है। वी आर गेटिंग ए राइबोज एज हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट। उसके बाद मित्रों मिल रहा है 2 डीऑक्सी राइबोज, 2 डीऑक्सी राइबोज, है ना, उसको हम डी आर लिख रहे हैं शॉर्ट में, 2 डीऑक्सी राइबोज को डी आर लिख रहे हैं। और उसके बाद मित्रों ग्लूकोज हमारा, ये कहानी है। ठीक है, अब लाइक प्रोडक्ट जो यहाँ पर मिल रहा है टोटल, इसका हमें निकालना पड़ेगा वेट, क्योंकि दे रखा है सवाल में कि टोटल जो वेट है हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट का, उसके टोटल वेट का 58.26%, 58.26% सिर्फ 2 डीऑक्सी रेपोज है। तो पहले आपको प्रोडक्ट का वेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं प्रोडक्ट का वेट। तो मित्रों ऑक्टासेक्राइड्स है, इसका मोलर मास अपने को दे रखा है, ये है 1024 ग्राम पर मोल, मतलब ये इसके एक मोल का वेट अपने को दे रखा है, ये 1024 ग्राम। अब इसमें 7 मोल वाटर ऐड होगा,
7 मोल वाटर ऐड होकर के बनेगा प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो टोटल मास होगा, अगर उसकी बात करें मित्रों, प्रोडक्ट मास आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट का जो मास मित्रों होगा ये 1024 प्लस इसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ है टू हाइड्रोलाइज द ऑक्टासेक्राइड्स। तो मित्रों यहाँ पर 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा तो 1 मोल का वेट 18 ग्राम होता है, 7 मोल है तो 7 इंटू 18 ऐसा। इनको अगर आप ऐड कर लेंगे मित्रों तो ऐड करने के बाद ये आता है इतना ग्राम, 1150, है ना, 1150 ग्राम। तो ये है टोटल प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज होने के बाद टोटल प्रोडक्ट इतना, प्रोडक्ट का वेट इतना रहेगा। अब मित्रों कह रहे हैं कि जो ये 1150 ग्राम जो प्रोडक्ट का टोटल वेट है उसका 58.26% सिर्फ राइबोज है। ओके, तो वेट ऑफ राइबोज निकाल लेते हैं, लेट अस कैलकुलेट। तो प्रोडक्ट मित्रों बना है, उसमें वेट ऑफ राइबोज आप निकालने जाएंगे, वेट ऑफ राइबोज निकाल लीजिए, है ना। तो ये 1050 जो दे रखा है इसका 58.26 इतना, ये निकाली वेट ऑफ राइबोज आपका हो गया। उस हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट में टोटल वेट ऑफ राइबोज मित्र इतना हो जाएगा, है ना, 58.26 अपॉन 1050 इंटू 58.26 अपॉन 100, ये वेट ऑफ राइबोज हो गया। इस टोटल वेट ऑफ राइबोज को डिवाइड कर देना है एक राइबोज के वेट से, तो नंबर ऑफ राइबोज यूनिट आपको मिल जाएगा। तो आप मित्रों यहाँ पर जब निकालने जाएंगे नंबर ऑफ राइबोज, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वेट आपने यहाँ पर निकाला हुआ है, ये जो वेट आप निकाल लीजिएगा, ये कितना वेट आ जाएगा, इसको निकाला जा सकता है, निकाल लेना इसको। इसको आप डिवाइड करेंगे मित्रों एक राइबोज के मोल से, एक राइबोज के वेट से। एक राइबोज का वेट यहाँ पर दे रखा है, एक मोल राइबोज का वेट यहाँ पर दिया है 150 मित्रों, 150 है। और इस मास को यहाँ जब आप प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये टोटल निकल के आता है 5, ये टोटल 5 निकल के आता है, ठीक है। अब सवाल ये है दोस्तों कि वो टोटल कह रहे हैं कि राइबोज, है ना, प्लस ग्लूकोज प्लस 2 डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज हम डीआर कह रहे हैं, ये टोटल जो सम है ना ये 8 के बराबर, वो कह रहे हैं कि ऑक्टासेक्राइड से, मतलब कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद 8 मोनोसेक्राइड आपको मिलेगा। तो ऑक्टासेक्राइड में मित्रों ये कन्फर्म हो चुका है कि राइबोज 5 है, राइबोज 5 है। तो ग्लूकोज और 2 डीऑक्सीराइबोज कितना हो पाएगा, खुद से यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका ये पता करने का है कि एक ग्लूकोज का वेट है 180, उसका मोलर मास है, और एक 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 डीऑक्सीराइबोज का वेट है 150, है ना। इस वाले जगह पर, इस वाले जगह पर जो मोलर मास यहाँ पर दिया गया अपने को, राइबोज का जो मोलर मास यहाँ दे रखा है, हाँ 150 है मित्रों, 150 है, 150 से आपने डिवाइड किया हुआ है, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। और बाकी 2 डीऑक्सीराइबोज के मोलर मास यहाँ पे रखा है मित्रों अपने को 134 है, और ग्लूकोज का 1 होता है। यहाँ पर आप टोटल मास बच गया है, टोटल मास जो बच गया मित्रों अ, उसमें से आप निकालने जाओगे, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाओगे तो ग्लूकोज और 2 डीऑक्सीराइबोज का बचा हुआ मास आप देख लो कितना हो जाएगा। ये वेट आपने निकाल लेना अपने को, वेट निकालने के बाद देखोगे तो इसमें ग्लूकोज एक बैठेगा और 2 डीऑक्सीराइबोज 2 बैठेगा, है ना। ग्लूकोज वहाँ पर एक ही बैठ पाएगा, ग्लूकोज आप 2 ले ही नहीं सकते क्योंकि मोलर मास जो बता है वो राइबोज का मास हटा देने के बाद जो रिमेनिंग 3 यूनिट्स हैं उसमें से ग्लूकोज का अगर 2 मोल ले लेते हैं तो हमारा मास जो बचा हुआ है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पर मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज प्लस 2 डीऑक्सीराइबोज की बातें करें तो ये मित्र हो जाएगा 1150, नीचे घटाना पड़ेगा वेट ऑफ राइबोज, ये मित्रों आपको यहाँ कराना पड़ेगा। और वेट यहाँ पर आएगा इसमें से आप मोलर मास ऑफ ग्लूकोज एंड मोलर मास ऑफ 2 डीऑक्सीराइबोज को एडजस्ट करोगे तो 2 यूनिट आएगा 2 डीऑक्सीराइबोज का और 1 यूनिट आएगा वहां पर ग्लूकोज का, है ना। तो मित्रों आर जो राइबोज है वो 5 यूनिट होगा, ग्लूकोज 1 यूनिट होगा, और 2 मोल आएगा, 2 यूनिट आएगा यहाँ पर 2 डीऑक्सीराइबोज का, ठीक है। तो ये था कहानी। ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, पहले यहाँ पर आ चुका है, सिमिलर सवाल आ चुका है। वो उसमें अमाइड पेप्टाइड लिंकेज था और पेप्टाइड बॉन्ड में वो 5 यूनिट आ रहा था हाइड्रोलिसिस करने के बाद, यहाँ पर वो 8 यूनिट का है ना। तो सिमिलर सवाल पहले भी आ चुका है, इट इज नॉट एग्जैक्टली न्यू सवाल, ये बिल्कुल नहीं है, पहले ऐसा सवाल आ चुका है दोस्तों। ठीक है, करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और ये ऑर्गेनिक का नेक्स्ट सवाल है नंबर 2 का 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख पाएंगे तो बेहद कॉमन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज किया गया है। 7 नंबर सवाल की बातें करें, आइए बात कर लेते हैं। बनाते हैं एक्स, और एक्स में यहाँ पर
बेंजाइलिक एज क्या, अगर हमें याद हो, बेंजाइलिक एज का ऑक्सीडेशन हम कराते हैं, जहाँ पर भी बेंजाइलिक एज एक भी प्रेजेंट होता है और उसका आप रिएक्शन करा दो किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, लाइक KMnO4 हो गया या क्रोमिक एसिड हो गया, तो मैक्सिमम केस में KMnO4 ही रहता है। एसिडिक मीडियम ले सकते हैं आप, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं, और हीट का अगर प्रेजेंस है वो बेंजोइक एसिड में आपको कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर Mn+7 में रहता है। और अगर हीट यहाँ प्रेजेंट है, मीडियम एसिड बेसिक दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है मित्रों बेंजोइक एसिड। तो एक भी बेंजाइलिक एक प्रेजेंट अगर है तो हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट हमारा होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों, जो यहाँ पर बनेगा वहां पर आप देख पाओगे कि दो कार्बन पर बेंजाइलिक एसिड प्रेजेंट है, और जब दो कार्बन पर बेंजाइलिक एसिड प्रेजेंट है तो वहां पर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। और ऑर्थो पोजीशन पर चूंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो वहाँ उनको हम लोग थैलिक एसिड कहा करते हैं। तो सेवेंथ की बात करिए, सेवेंथ यहाँ पर कंटिन्यूस है, सेवेंथ वाला हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ सेवेंथ है मित्रों। तो यहाँ पर बेंजाइलिक एज एडजेसेंट पोजीशन पर जब प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन करने के बाद, ये मिलेगा आपको थैलिक एसिड। और पोजीशन पर एक दूसरे के इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं तो उनको थैलिक एसिड कहा जाता है। ये मित्रों आपका प्रोडक्ट है। ये भी बहुत कॉमन सा मित्र रिएजेंट है, हम काफी बार इसको देख चुके थे अमाइड बनाने में, या एनबीएस जब बनाते हैं, एन ब्रोमोस सक्सिनामाइड के रिएक्शन कराते हैं, एनबीएस जो अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन करता है थ्रू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस। तो वहां पर भी जब एन ब्रोमोस सक्सिनामाइड बनाते हैं तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो वही वाली बात यहाँ पर यूज किया, अमाइड बनाने का मेथड में ही पढ़ते हैं, और जब एनबीएस अलग से हम पढ़ते हैं तो वहां भी इसको बनाते हैं। तो 2-3 बार हमारे सामने आता है विथ मैकेनिज्म, तो ये भी बहुत कॉमन सा एक रिएक्शन है। या ऐसे कराना जब अमाइड के साथ तो करा लेते हैं, जो NH3 से कराओगे दोस्तों, यहाँ पर लिया गया है NH3 के साथ हीट किया गया और बहुत प्यार से वहाँ लिखा है 2 मोल आपको वाटर वहाँ मोलिक्यूल वहाँ से हटा देना है। तो सबसे पहले मित्रों अमोनिया से जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, और एसिड बेस रिएक्शन होकर के पहले तो सॉल्ट बनता है, लेकिन जब आप हीट करते हो यहाँ पर, तो हीट करने से यहाँ पर H2O का लॉस होकर के, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अमाइड। ये पहला सॉल्ट बनता है, एंड इस सॉल्ट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने से मित्र यहाँ पर वाटर का लॉस होता है, बड़े प्यार से वहां पर एरो के ऊपर लिखा हुआ है, वाटर लॉस होकर के आपको यहाँ पर अमाइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ मित्रों हम पहुंच गए हैं कहाँ से कहाँ तक, हम एक्स पहुंच चुके हैं, ये हमारा एक्स है दोस्तों, इट इज आवर एक्स, है ना। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं उसके बाद कि इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग किया गया, फिर से जब स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से थैलीमाइड एक स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद एक NH3 मॉलिक्यूल यहाँ से हटता है, एक NH3 मॉलिक्यूल यहाँ से हटता है, और NH3 मॉलिक्यूल हटने के बाद यहाँ पर बनता है, इसको हम थैलीमाइड कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, काफी बार इसको हम यूज करते हैं, थैलीमाइड का फॉर्मेशन यूज करते हैं। और उसके बाद जब हम बढ़ते हैं 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए जब यूज करते हैं मेथड को, तो ये सेम तरीका वहां पर भी यूज किया जाता है, इसको केवल सिलेक्शन करा करके और 1 डिग्री अमाइन हम लोग वहां पर बनाते हैं। तो ये रिएक्शन में कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ मित्रों अल्कोहलिक केएच लिया गया और आरबीआर लिया गया, बेहद सिंपल है मित्रों, अल्कोहलिक केएच आप लेकर के आते हैं तो बहुत कॉमन सा रिएजेंट यहाँ पर ये मित्रों अल्कोहलिक केएच है। और ये अल्कोहलिक केएच सबसे पहले एसिड बेस आपको करता हुआ दिखाई देगा, यहाँ से बेसिक पार्ट यहाँ से एसिडिक को बाहर निकालेगा, और एसिडिक बाहर निकलने के बाद जो बनने वाला स्पेसिस यहाँ पर है, ये सॉल्ट बन जाएगा मित्रों यहाँ पर ऐसा, और ये एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा, और ये रिएक्शन करेगा जब आरबीआर के साथ, यहाँ पर आरबीआर वहां पर लिया गया है, तो इनके बीच में रिएक्शन होगा जिसको हम SN2 के नाम से जानते हैं। और SN2 रिएक्शन होने के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये कुछ इस प्रकार से मिलता हुआ दिखाई देगा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट का सवाल है, जरूर ये बात सब नकार नहीं सकते, बट बहुत कॉमन वाले रिएक्शंस को यहाँ पर यूज किया गया है, बिल्कुल भी एक भी कदम अंदर नहीं गया जाया गया है, जो स्टैंडर्ड हम पढ़ते हैं वहीं से रिएक्शंस को उठाया गया है ना। कह सकते हैं कि कंप्लीट एनसीईआरटी वाले सारे रिएक्शंस हैं, कोई भी एक कैटेगरी बियॉन्ड रिएक्शन है ही नहीं, है ना। 2024 में कुछ रिएजेंट वैसे यूज किए थे अनकॉमन टाइप का, बट यहाँ पर तो जो रिएजेंट एनसीईआरटी में रहता है वही यूज किया गया है ना। ओके, तो यहाँ पर बन गया आपका थैलीमाइड में अल्काइल का हो गया मतलब सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद NaOH यहाँ पर है दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो इस तरह जब NaOH हम लेकर के आते हैं तो ये हाइड्रोलिसिस करता है, NaOH जब यहाँ पर आएगा इस हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, और जब हाइड्रोलिसिस कराओगे यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोलिसिस होकर के आपको मिलेगा सॉल्ट इस तरीके से यहाँ पर, और साथ मिलेगा आपको एक प्राइमरी अमाइन सॉल्ट ऐसा मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको मिलेगा साथ में प्राइमरी अमाइन RNH2 ऐसा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और रिएजेंट हमें यूज़ करने को दिया नहीं, कुछ नहीं कहा गया। एरोमेटिक कंपाउंड एक बन रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हमारा यही हो गया, इट इज़ आवर एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों है। और दूसरा कंपाउंड ये वाला प्राइमरी अमाइन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको जेड कहा गया, तो जेड इज प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन जिसको जेड कहा गया है, इट इज अवर जेड। ये जो सॉल्ट यहाँ पर दिख रहा है, तो जनरली इसको हम एसिड की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि काफी काफी बार ऐसा अंडरस्टूड रहता है कि सॉल्ट फ्रेंडली बनना तो चाहिए, बट वो एसिडिफिकेशन करके उसको एसिड बना देते हैं। तो अगर कहीं पर इसका यूज होता आगे मोलर मास वगैरह हमसे पूछते हैं, तो हम सॉल्ट ना लेकर के यहाँ पर हम उसको एसिडिफिकेशन करा ही देते हैं, और फाइनली उसको हम थैलिक एसिड बना करके ये आंसर बताते हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली इसका मोलर मास आगे कहीं यूज किया नहीं गया है, इसलिए आप इसको सॉल्ट के फॉर्म में छोड़ सकते हैं। चलिए ऑप्शन से पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है मित्रों, बोथ एक्स एंड वाई आर ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। एक्स और वाई दोनों में ऑक्सीजन कंटेनिंग यहाँ पर कंपाउंड है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक्स हमारा कहाँ था, ये हमारे एक्स में, एक्स में ऑक्सीजन है बिल्कुल, एक्स में है ऑक्सीजन। वाई में ऑक्सीजन है क्या, तो कहाँ गया वाई, वाई हमारा है मित्रों एक्स के बाद यहाँ पर वाई बन रहा है। यहाँ पर भी आप देख पाओगे यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ये बात बिल्कुल सही है मित्रों, अल्कोहलिक वेज कराओगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो एक सवाल दोनों जगह पर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हमारा ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद मित्रों कह रहे हैं कि वाई ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड केवेज फॉर्म आइसोसाइनाइड। बिल्कुल सही बात है, मैं इसको हम कार्बोलेमिन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो एक प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है ना, फॉल स्पेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड वहां पर बनता है। यहाँ पर वाई जो मित्र बन रहा है, वाई की बातें करें तो वेयर इज वाई, वाई यहाँ पर बन रहा है प्राइमरी अमाइन एल्काइल हाइड्रोजन, यहाँ पर एक बाद वाई बन रहा है। और वाई की बातें करें तो वेयर इज वाई, वाई यहाँ मित्रों बन रहा है अमाइड है, और इमाइड है एक्चुअली, और इमाइड क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनेट नहीं बनाता है। यहाँ पर जेड बना सकता है, क्योंकि जेड एक प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट होता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन टेस्ट, है ना, तो जेड देगा, वाई नहीं देगा, वाई बिल्कुल नहीं देगा, वाई एक इमाइड है, वो प्राइमरी अमाइन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बी नहीं हो सकता। मित्र बात करें सी का, तो जेड रिएक्ट विद हिल्सबर्ग रिएजेंट, तो जेड यहाँ पर बना बिल्कुल हिल्सबर्ग रिएजेंट, मतलब हिल्सबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारा जेड यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन है, बिल्कुल बहुत शौक से रिएक्शन करेगा हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ, तो ये आंसर सी होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर है मित्रों, सी भी हमारा आंसर है। और जेड एक इज एन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, ये गलत बात है, हमारा जेड एक एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है, एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन से रिजल्ट यहाँ पर भी यूज किया गया है। ये था क्वेश्चन हमारा नंबर 7। नेक्स्ट करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8 भी कोई नया सवाल नहीं है मित्रों, ये पहले जेईई में आ चुका है, बस फर्क वहां पर ये था कि जो पीएच आपको दिख रहा है, पीएच नहीं था, बस इतना मिसाइल था, पहले ये जेईई में आ चुका है। ये पीएच वहां से हटा दीजिए, तो ये पुराना जेईई का सवाल है, ठीक है, बस पीएच वहां पर लग गया है, तो ये थोड़ा सा नया टाइप दिख रहा है, बट ये पुराना सवाल ही का रिपीटिशन कह सकते हैं आप इसको, है ना। तो भी बिल्कुल कॉमर्स रीजन यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। ला की बात हम करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करें मित्रों, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देगा, और एस्टर को रिड्यूस करके अल्कोहल तक लेकर के वो जाता है। तो लेटेस्ट स्टार्ट, हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, एक एक रीजन को साथ में सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ मित्रों अगर हम ला का रिएक्शन करा दे, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो आइए ला का रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा एक अल्कोहल मिलेगा दोस्तों, ये रहा आपका एस्टर, एस्टर का रिएक्शन कराओगे आप, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको शॉर्ट में हम ला ही कहते हैं, ये मित्रों आपका पीएच है, तो एल ए एच कहते हैं शॉर्ट में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपको मिलेगा यहाँ पर एक अल्कोहल, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से कंपाउंड है दोस्तों, यहाँ पर ही चल करके यहाँ पर अल्कोहल बन जाए, सॉरी CH2H है, और ये इस तरफ चलेंगे आप, यहाँ पर भी आपको मिलेगा CH2H, ठीक है। इसको पी कह रहे हैं वो, इट इज योर पी, ठीक है। उसके बाद मित्रों यहाँ पर CrO3 लिया गया है H2SO4 के साथ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसको हम जोन्स रीजन के नाम से जानते हैं। Cr+6 जब भी एक्वस मीडियम में आएगा दोस्तों, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है ना। तो CrO3 H2SO4 कहीं पर भी H2SO4 लिखा गया है, कुछ भी ना लिखा गया हो, तो हम एक्वस मीडियम में ही एसिड को मानते हैं। तो मित्रों ये Cr+6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि एक्वस मीडियम के साथ में है। जो क्यू बनेगा वो मित्र बन जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर पीएच है, उसके बाद यहाँ पर ऐसा वेज पर रख लिया इसको हम, और यहाँ मित्र बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ ये मित्र बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से, है ना। इसको हम लोग कह रहे हैं क्यू, इट इज योर
क्यू, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर NaOH और CaO हीट किया गया है, बेहद कॉमन से रिएजेंट है। इसको सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ा करते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन जब होता है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बन आयन उतना बेहतर होगा रेट ऑफ सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन। तो हमें तो आपको सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन कराने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आर के नाम से जाना जा रहा है। तो चलिए यहाँ करा लेते हैं सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन। यहाँ तो कंपाउंड जो बनेगा ये ऐसा बेस पे रहेगा और यहाँ पर ऐसा है दोस्त। डिकार्बोक्सिलेट लगा दो तो ये आपको ऐसा कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। ये है प्रोडक्ट आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन, दैट इज कॉल्ड सोडियम डिकार्बोक्सिलेशन। मतलब एक परफेक्ट हाइड्रोकार्बन है ना। तो ये आर हो गया, वी आर कॉलिंग इट आर। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जनरेट, हटाते हैं पुराना सवाल का था ये। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बातें करें, नेक्स्ट रीजन क्या दिया गया है पी से एस की तरफ हम जा रहे हैं और H2SO4 स्ट्रॉन्ग हीटिंग जब करते हैं दोस्तों तो अल्कोहल को आप हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनता है प्रोडक्ट ना। तो पी जो बन गया यहाँ पर पी बना है हमारा, पी आप देख पाएंगे एक अल्कोहल है और अल्कोहल का जब खाओगे आप H2SO4 के साथ स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन का प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों बताते हैं आप एलिमिनेशन यहाँ पर आप कराएंगे तो वो इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी यहाँ पर होगा और यही पहले जो जेई में सवाल पूछा गया था उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन को ही करा करके मेजर प्रोडक्ट बताया गया था, है ना। तो मित्रों वहाँ पर इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो डिहाइड्रेशन करा लेते हैं, डिहाइड्रेशन कराओगे तो एल्कीन भी बनेगा आपका, है ना। एल्कीन भी वहाँ पर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जब डिहाइड्रेशन आप कराएंगे तो देखिए ऐसा हो जाएगा यहाँ पर दोस्त। और यहाँ पे जो कार्बन जब डिहाइड्रेशन कराओगे तो ऐसा आपको प्रोडक्ट कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। ये है प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा आप रीअरेंजमेंट करा सकते हैं तो रीअरेंजमेंट करके भी आपको प्रोडक्ट कुछ मिलता हुआ दिखाई देगा। रीअरेंजमेंट करके भी रीअरेंज प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको इस तरीके से। ये हमारा पीएच है, जब इसका रीअरेंजमेंट कराएंगे तो यहाँ पे ये है वेज वाला को इसके ऊपर ऐसा दोस्तों, और ये पैबोन यहाँ आ सकता है, एक पैबोन यहाँ ऐसा भी आ सकता है। ये आपका रीअरेंज प्रोडक्ट है, ठीक है। और चूंकि मीडियम एसिडिक है दोस्तों, एसिडिक मीडियम में तो एल्कीन एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है। एसिडिक मीडियम जब स्टेबल नहीं होगा तो वहां पर फिर से एल्कीन पर प्लस अटैक करके और बेंजीन बेंग न्यूक्लियोफिलिक उस एल्कीन पर अटैक करके और बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट तो ये चल ही रहा है। यहाँ पर मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट की बातें करें तो यहाँ पर आपको पॉसिबल प्रोडक्ट कुछ और भी देखने को आपको मिल सकता है। तो पीएच जो फिनाइल है इसको हम पीएच को ऐसा ओपन कर रहे थे और यहाँ पर जब अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे यहाँ पर CH2 ऐसा ऐसा इस प्रकार से ऐसा CH2 जब इसका रिएक्शन कराओगे मतलब H2SO4 के साथ, है ना। तो H2SO4 रिएक्शन करके और इंट्रा मॉलिक्यूलर यहाँ पर रिएक्शन होगा। ये पहले जेई में जो सवाल आया था उसमें यही वाला प्रोडक्ट था जो हम बना रहे हैं। और यहाँ पर तो जब H2SO4 रिएक्शन करेगा ये इन हाई टेम्परेचर 400 केल्विन 440 यहाँ पर दे रखा है। तो मित्रों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है एक हाइड्रोकार्बन बनेगा प्रोडक्ट, और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट बिल्कुल मेजर यहाँ पर होगा क्योंकि हाइड्रोकार्बन को कोई कुछ नहीं कर सकता, न एसिड न बेस। तो वही प्रोडक्ट एक वादी प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए। तो एल्कीन तो बनेगा ही ऑन द बेसिस ऑफ रीअरेंजमेंट। एल्कीन यहाँ पर 2 बन चुका मित्रों। एक यहाँ पर आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड भी मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो एक पॉसिबल प्रोडक्ट और यहाँ पर है, इसको भी हम बना लेते हैं लेटेस्ट में। तो यहाँ पर जो पीएच देगा यहाँ पर केटान इसको हटा करके बनेगा, यहाँ पर इसको हटा कर तभी यहाँ केटान बनेगा दोस्तों। और बेंजीन इन पर यहाँ अटैक करके 1 2 3 4 5 6 मिनट का रिंग 2 बनता हुआ दिखाई देगा इस प्रकार से ऐसा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और ऊपर से भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। एक देखिए ऐसा बन जाएगा, एक प्रोडक्ट ऐसा बनेगा और एक यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। और ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन एसिडिक मीडियम में बिल्कुल स्टेबल रहता है, आराम से यहाँ पर बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनने का है ना। तो यहाँ पर काफी जगहों पर लोगों ने एल्कीन बनाया हुआ था, काफी स्टूडेंट्स इसको प्रोडक्ट को बताए थे तो एल्कीन बना कर चले आए थे। और वन ऑफ द प्रोडक्ट ये वाला भी होगा, हाइड्रोकार्बन को एसिडिक बेसिक मीडियम में कहीं कोई तरह कोई तकलीफ नहीं होता है तो प्रोडक्ट भी पॉसिबल है।
ठीक है? तो अब ये प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है, एस तक आ गए, पी, क्यू, आर सब कुछ बन चुका है, तो पढ़ लीजिए ऑप्शन में। यहाँ मित्रों क्या है कि इसका आंसर पहला वाला पी इज ऑप्टिकली एक्टिव, पी आपका ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा वो बोल रहे हैं। तो लेट अस सी पी ऑप्टिकली एक्टिव है क्या? तो देख लीजिए पी ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, इसका आपको देखना पड़ेगा। तो पी कंपाउंड हमारा कहाँ गया? ये हमारा पी ऑप्टिकल नेगेटिव बिल्कुल नहीं मिलता, इसमें पॉज दिख रहा है साफ साफ, इसमें कोई कारक सेंटर है नहीं, तो पी ऑप्टिकल नेगेटिव ऑप्टिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं दोस्तों। बी की बात करें तो क्या है, एस गिव्स बेयर्स टेस्ट, बेयर्स टेस्ट की बात करें मित्रों तो एल्कीन टेस्ट वो होता है, बिल्कुल डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि एस में जो वन ऑफ द प्रोडक्ट है वो पाइवन वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जरूर दुविधा है, इसमें आंसर की बात करें तो बी यहाँ पर हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जो बनेगा वहाँ पर, अब वो दो एल्कीन बन रहा है और एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो एल्कीन के हिसाब से प्रोडक्ट उनको देना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर एल्कीन बन रहा है, तीन प्रोडक्ट में से दो एल्कीन बन रहा है और एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। बेंजीन बेयर सेजन टेस्ट यहाँ पर नहीं देता है, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, एल्कीन मेनली वो टेस्ट है। ठीक है, तो बेयर सेजन टेस्ट दे देगा यहाँ पर, क्योंकि एल्कीन यहाँ पर दो प्रोडक्ट में बन रहे हैं, तो बी वाला आंसर एक तो हो जाना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों कह रहे हैं यहाँ पर सी में कि सी गिव्स एफिशिएंसी विद एक्वस सोडियम बाइकार्बन, मतलब सोडियम बाइकार्बन टेस्ट क्यों देगा कि नहीं देगा ये कह रहे हैं वो, तो बिल्कुल दे देगा दोस्तों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम बहुत बेसिक जीओसी पढ़ा करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आराम से सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, CO2 का वहां पर एफिशिएंसी देखने को हमें मिलता है ना। तो सी वाला आंसर बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर मैच हो रहा है। आर में तो कह रहा है कि एक एल्काइन बनेगा, बिल्कुल नहीं, आर एल्काइन यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनना दोस्तों। आर की बातें करें तो डी कार्बोक्सिल होने के बाद वो हाइड्रोकार्बन बन रहा है और हाइड्रोकार्बन में एल्केन बन रहा है वो, है ना, एल्काइन बिल्कुल नहीं है। तो आर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो ऑप्शंस भी जो एडवांस के लेवल के हिसाब से ऑप्शन भी दोस्तों नहीं, ऑप्शन एकदम ड्रास्टिकली मतलब चेंजेस हैं ऑप्शंस में, मतलब कह सकते हैं कि इररिलेवेंट ऑप्शंस दिया गया है, आर एल्काइन बन ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होता कि इंटरनल या टर्मिनल अल्काइन बन रहा होता तो उसमें आप सवाल दिए होते कि इंटरनल होगा कि टर्मिनल आंसर होगा, कुछ ऐसा कुछ टेस्ट दे रखे होते तो एक पल के लिए आदमी थोड़ा सा पेन रुक सकता है, बट यहाँ पर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि भाई हाइड्रोकार्बन में अल्केन बन रहा है, अल्काइन बनने का दूर दूर तक कोई स्कोप नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन बना दिया गया है, आर वाला डी वाला ऑप्शन बना दिया गया, बट वो कोई रिलेवेंट ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर बी और सी की तरफ हम चलेंगे दोस्तों। फिर से आपको बता दें कि बी वाले में एक ऐसा बन रहा है हाइड्रोकार्बन जो बेयर्स रेजन टेस्ट नहीं देता है, लेकिन दो प्रोडक्ट एल्कीन बन रहे हैं, पॉसिबल प्रोडक्ट की बात अगर दो एल्कीन वहां पर बन रहे हैं, तो उन पॉसिबल प्रोडक्ट के हिसाब से बी वाला आंसर भी होना चाहिए, है ना। सी तो खैर परफेक्ट है, बट बी आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बी और सी आंसर इसको हम लोग लिख के चल रहे हैं। आगे दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बस इतना ही था, ऑर्गेनिक दो ही थे इसमें तो, है ना। ओके, थैंक यू गाइस।